Hello everyone, this is Ritu and welcome back to my channel Science Based Learning with Ritu. So let's continue. हमने अभी तक किया था अबाउट रिसर्च रिएक्टर्स के बारे में हम पढ़ चुके थे. आज हम आगे प्रोसीड करते हैं, दैट इज़ पावर रिएक्टर्स. सो अब अभी तक हमने पढ़ा था या फिर अभी तक हमें पता है, इंडिया को पता था टिल 1950s के बाद इंडिया को ये पता चला कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ आपके पास थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन वो जो दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो हमारी एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाते या फिर कर पा रहे थे. इसीलिए जो इंडिया है उन्होंने थोड़ा सा फोकस किया या फिर ट्राई किया कि हम लोग न्यूक्लियर पावर को यूज़ करें ताकि हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं दे कैन बी फुलफिल्ड. सो आपकी ये लाइन है, इट वॉज रिकग्नाइज इन द लेट 1950s दैट अपार्ट फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर बेस्ड ऑन कोल. सो आपके जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट थे या थर्मल पावर प्लांट थे, आपके कोल पे चलते हैं, लेकिन जो कोल है यू नो इट इज़ एग्जॉस्टेबल, ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद. इंडिया वुड आल्सो हैव टू रिले ऑन न्यूक्लियर पावर फॉर मीटिंग द को ग्रोइंग एनर्जी नीड्स. अभी देखो, आपका जो कोल है उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट नहीं होती इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके अंदर एनर्जी जो है वो थोड़े से यूरेनियम से या प्लूटोनियम से बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिल जाती है, जिससे जो कि काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट और काफ़ी लंबे टाइम तक वो आपकी यूज़ की जा सकती है. Realizing that uranium resources in the country are rather limited, whereas the thorium reserves are the world's largest. हमने पढ़ा था वर्ल्ड्स में रहती 25% जो है वो शेयर है इंडिया का. A three-stage nuclear fuel cycle strategy was laid down in 1954. जो आपने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक न्यूक्लियर साइकिल थी आपकी, ठीक है, उसमें 3 स्टेजेस थी. उन 3 स्टेजेस में से जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी जिसको हम कुछ हैवी वाटर करके भी बोलते हैं, तो जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर हमने क्या किया, हैवी वाटर वाली स्टेज में, एक सेकेंड में आपको नाम बता, दैट इज़ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर था. ठीक है, उस स्टेज में हमने क्या इनपुट डाला था, यूरेनियम और हैवी वाटर, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं. और हमें क्या मिला था, हमें प्लूटोनियम मिला था एज अ बाई प्रोडक्ट. ठीक है, सेकंड हमारा जो स्टेज थी उसके अंदर हमने उसका नाम था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. उसके अंदर हमने इनपुट यूज़ किया प्लूटोनियम और यूरेनियम. तो उससे हमें क्या मिला, हमें मिला यूरेनियम 233. ठीक है, अभी जो लास्ट आपकी ब्रीडर रिएक्टर, जो बिल्कुल लास्ट स्टेप था, जो थर्ड स्टेप था, उसके अंदर हमने एक तो हमने थोरियम को यूज़ किया, सेकेंड हमने यूरेनियम 233 को यूज़ किया, जिससे हमें बहुत सारी क्या मिली, एनर्जी मिली. और उस एनर्जी को हमने टरबाइंस को चलाने में, एनर्जी को जनरेट करने में यूज़ किया. आफ्टर दैट फर्स्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया. तारापुर, अभी जो तारापुर एटॉमिक स्टेशन है वो कंस्ट्रक्टेड इनिशियली विद 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स यूनिट अंडर. अभी जो हमारा फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन था दैट इज़ तारापुर. वो तारापुर मुंबई नियर वेस्टर्न इंडिया, जो कि 1958 में बनाया गया, या उसके लिए उसको चुना गया, उसको आप ये कह सकते हैं चूज़न इन 1958, ताकि हम तारापुर में एक एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो बना सकें. जो एटॉमिक पावर स्टेशन था वो कंस्ट्रक्टेड इनिशियली विद 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर. ठीक है, उसके अंदर 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स थे, यूनिट्स अंडर 1963, और एग्रीमेंट था 123 एग्रीमेंट. किस किस कंट्री के बीच में था, इंडिया एंड यूएस एंड द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. IAEA इसके आपकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. ये हमारी क्या थी, इनके साथ हमारे एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद ही हम हमारा जो फर्स्ट एटॉमिक स्टेशन था वो बना पाए. लेटर इन 1980s, उसके बाद 1980s के बाद हमने 2 और हमारे पावर रिएक्टर्स बना लिए. एक तो आपका रावत भाटा में है जो राजस्थान में है, एंड सेकेंड इज़ कलपक्कम इन तमिलनाडु. आफ्टर दैट इसके बाद आपकी प्लूटोनियम मेटलर्जी आती है. अभी देखो, हमने थोरियम के बारे में पढ़ा, यूरेनियम के बारे में पढ़ा. अभी इनके कंपैरिजन में जो प्लूटोनियम है वो आपकी ज़्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकता है.
द एडवांटेज ऑफ प्लूटोनियम एज अ फिसाइल फ्यूल इज इट्स हाई ब्रीडिंग रेशियो, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड पर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब, मतलब कि जो एनर्जी आपकी जो चेन रिएक्शन है वो ज़्यादा फास्ट है इसके अंदर, और वो मतलब कि उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा एक्सेस में होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो प्लूटोनियम है उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल पाती है। प्लूटोनियम एनर्जी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1960। तो जो प्लूटोनियम मेटलर्जी है वो 1960 में इंट्रोड्यूस की गई। कब इंट्रोड्यूस की गई? व्हेन ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजीज एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क सक्सेसफुली आइसोलेटेड माइन्यूट बीड्स, उन्हें बिल्कुल छोटे छोटे बीड्स ऑफ हाईली फिसाइल मेटल बाय कैल्शियोथर्मिक रिडक्शन ऑफ प्लूटोनियम टेट्राफ्लोराइड। क्या किया? प्लूटोनियम टेट्राफ्लोराइड की रिडक्शन की गई। तो ये कैल्शियोथर्मिक क्या होती है रिडक्शन? इसके अंदर आपका जो कैल्शियम मेटल होता है उसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। सो हमने प्लूटोनियम टेट्राफ्लोराइड से प्लूटोनियम जो है वो बना लिया। आफ्टर दैट A sophisticated plutonium metallurgy laboratory facility set up in Trombay। अभी देखो प्लूटोनियम बनाने के लिए लेबोरेटरी जो सेटअप कर दी गई ट्रोम्बे में। नाउ मैनेजेस द प्रोडक्शन एंड इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ प्लूटोनियम फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर एंड स्टिमुलस ब्रीडिंग ऑफ फिसाइल मटेरियल्स। ठीक है, तो आपकी जो फैसिलिटी है या जो आप कह सकते हो कि जहाँ पे आपकी प्लूटोनियम मेटलर्जी होती है वो भी ट्रोम्बे में ही होती है। उसके बाद हमने एक और चीज़ बनाई, दैट इज़ रेडियो आइसोटॉप्स। So the benefit of nuclear science are being disseminated as a country has developed expertise to manufacture radioisotopes। ठीक है, हमने रेडियो आइसोटॉप्स बना लिए for use in wide ranging fields like medicine, industry, agriculture, hydrology and scientific research। सो आपकी जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं उसके अंदर क्या होता है, आपके रेडिएशंस जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। The isotope division of Bhabha Atomic Research Center endured as a backbone in the supply of indigenous produced medical radioisotopes in research reactor, that is Apsara and Cirrus till 1980s। अभी 1980s तक इंडिया ने 400 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो हैं वो बना लिए थे बाय बार्क ने बनाया था, क्योंकि ये सारा जो काम है सारा बार्क में होता है हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ आइसोटॉप्स सैंपल्स आर इरेडिएटेड इन स्पेशली डिजाइंड ट्रे रोड्स। अभी देखो आइसोटॉप्स बनाने के लिए, रेडियो आइसोटॉप्स बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो सैंपल्स हम लेते हैं उनको इरेडिएट किया जाता है, मतलब कि रेडिएशंस के अंदर उनको रखा जाता है, मतलब उसके अंदर क्या हम रेडिएशन से उस सैंपल को ट्रीट करते हैं, और इन स्पेशली डिज़ाइन ट्रे रोड्स। सो एक ट्रे रोड जो होती है वो आपकी कितने कैप्सूल्स को होल्ड कर सकती है? इट कैन होल्ड 72 कैप्सूल्स। कितने डायमीटर होता है? 2.22 सेंटीमीटर एंड 7.5 लेंथ, कंटेनिंग सैंपल्स ऑफ इरेडिएशन। The tray rods are installed in fuel channels as required and cooled। अभी देखो जो हमने ट्रे रोड्स ली हैं, जितनी हमें चाहिए होती है उतनी तो हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ उनको कूल भी किया जाता है, और जो कूलिंग है वो आपकी हैवी वाटर से होती है। इसके अलावा जो आपकी ट्रे रोड्स हैं वो कितना पावर लेती हैं? दैट इज़ 1 पावर। द 1 पावर फ्यूलिंग मशीन इज़ यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग द ट्रे रोड्स। The tray routes permit enhanced production of variety of radioisotopes। अभी देखो कौन से आपके रेडियो आइसोटॉप्स? आयोडीन 131, क्रोमियम 51 एंड मोलिब्डेनम 99। Besides Indian reactors are also produced iodine 125 and important radioisotopes used in radioimmunoassay and iridium 192 required for fabrication of intense gamma sources used in compact radiography cameras। सो इसके अंदर एक वर्ड आता है आपका रेडियो अमीनो एसे। सबसे पहले ये क्या होता है देखो, ये एक ऐसा अमीनो एसे होता है दैट यूजेस रेडियो लेबल्ड मोलिक्यूल्स। ठीक है, उसके अंदर आपके रेडियो लेबल्ड मोलिक्यूल्स होते हैं
जो कि आपकी फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पे आपकी इम्यून को जो बढ़ाने के लिए जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, लेकिन एक दो इसके अंदर दो वर्ड हैं आपके, रेडियो और अमीनो एसिड। अभी अमीनो एसिड क्या होता है? तो अमीनो एसिड क्या होता है? एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है जो कि ये मेज़र करता है कि आपके मैक्रो मोलिक्यूल्स या फिर जो स्मॉल मोलिक्यूल्स हैं वो किसी सॉल्यूशन में कितने हैं। तो कैसे? या तो हम उसके अंदर एंटीबॉडी यूज़ करते हैं और एंटीजन का यूज़ करते हैं। उससे हम क्या मेज़र करते हैं? आपके नंबर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और स्मॉल मोलिक्यूल्स इन एनी गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, और इरीडियम 192 को यूज़ किया जाता है कॉम्पैक्ट रेडियोग्राफी कैमरास के लिए। सो आपके ये रेडियोग्राफी कैमरास कुछ एक्सरे की तरह होते हैं। The use of radioisotopes has to study the functioning of different parts of organ system, different parts and organ system of body। अभी जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं ये हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को स्टडी करने के लिए भी हेल्पफुल हैं, जैसे कि आपका लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, एंड enabling the detection of different disease stages। सो जो बेसिकली जो आपके रेडियो आइसोटॉप्स हैं इनको यूज़ किया जाता है कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, स्कैनिंग ऑफ एसेंशियल ऑर्गन्स सच एज थायराइड एंड लीवर एंड किडनीज यूजिंग रेडियो आइसोटोप इज बीइंग परफॉर्म्ड इन वेरियस हॉस्पिटल्स ऑफ द कंट्री। सो आज के दिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये जो रेडियोग्राफी है वो यूज़ की जाती है। By studying scans of tumors, their treatment by surgery and radiotherapy can be more easily planned। So radiotherapy से आपकी जो ट्यूमर्स हैं उन्हें ट्रीट किया जाने लगा है। इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडियो एक्टिव आयोडीन इज बीइंग यूज्ड इन थेरेपी ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म एंड थायरॉयड कैंसर। जो आपका थायरॉयड ग्लैंड होता है बटरफ्लाई शेप्ड का, जो आपके नेक में होता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, तो उसके अंदर जब कैंसर हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए हम बेसिकली रेडियो एक्टिव आयोडीन का यूज़ करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? जब आपका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है थायरॉयड हार्मोन का। Bark has also developed methods of fabrication of variety of radiation sources for cancer therapy। रेडिएशन थेरेपी यूजेस कौन सी रेज यूज़ करती है? रेडिएशन थेरेपी आपकी गामा रेज फ्रॉम रेडियो आइसोटॉप्स इन एन इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर। तो आपके जो कैंसर्स हैं, आपने सुना होगा कि जो कैंसर हैं उसके अंदर थेरेपी दी जाती हैं, तो वो रेडियो थेरेपीज़ ही होती हैं। एक्चुअली वो क्या करती हैं? आपकी जो कैंसरस सेल्स हैं उन्हें वो किल करती हैं। कोबाल्ट 60, इरिडियम 192, सीजियम 137 एंड गोल्ड 198, ये कुछ आइसोटॉप्स हैं, आपके कुछ एलिमेंट्स हैं, ये उन एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स हैं। आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड रेडियो आइसोटॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय बार्क। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये कुछ रेडियो आइसोटॉप्स हैं जिनको हमारे बार्क ने क्या किया है? बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, प्रोड्यूस किया है। Besides, bark has developed methods for fabrication of variety of sources used in both teletherapy and brachytherapy टेक्निक्स। तो टेलीथेरेपी का आपको पता है, ये जो आपके क्लाइंट्स वगैरह कम्युनिकेशन से हम किसी का पता लगाना, मतलब कि उसको क्या जैसे कि आप कह सकते हो मेंटली वो स्टेबल है या नहीं, उस चीज़ के से रिलेटेड है टेलीथेरेपी। इन टेलीथेरेपी collimated beam from an intense gamma source housed in a lead shield is directed towards a tumor region। ठीक है, फैब्रिकेशन ऑफ टेलीथेरेपी सोर्सेज इन्वॉल्व रिमोट एनकैप्सुलेशन ऑफ मल्टी किलो क्यूरिक क्वालिटीज ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। तो आपका जो टेलीथेरेपी है उसके अंदर कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ होता है आपको याद रखना, जैसे कोबाल्ट 60 नोन एज हॉट सेल्स। एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रीट सोर्सेज इन बॉडी कैविटीज इज नोन एज ब्रैकियोथेरेपी। तो ब्रेक थेरेपी क्या होती है? ब्रैकी थेरेपी। तो ये ब्रैकी थेरेपी होती है आपकी क्रीविक्स के अंदर जो कैंसर है या फिर जो इंटरनल कैंसर है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। एक्चुअली क्या होता है आपकी ब्रैकी थेरेपी में आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट उस पर्टिकुलर ऑर्गन में या फिर जगह पे जहाँ पे ट्यूमर है वहाँ पे वो रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, उसके बाद उसको ट्रीट किया जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, जिससे जैसे कि दिस मेथड्स इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्किनोमा ऑफ क्रीविक्स एंड कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट कैंसर और क्रीविकल जो आपका कैंसर है उसको ट्रीट करने के लिए मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। सो ये आपका
जो टॉपिक था यहाँ पे आपका एटॉमिक एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपका एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन आएगा। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन है। सो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। इसके अलावा ये आपके कुछ डेट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सो आपका 12 मार्च 1944 में क्या हुआ था? डॉक्टर होमी भाभा राइट्स सर दरोबा टाटा ट्रस्ट सीकिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टार्टिंग न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया। सो जो होमी जहांगीर भाभा हैं उन्होंने सर दोराब टाटा ट्रस्ट से क्या किया था? उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए बोला था। सो आपकी वो डेट थी 12 मार्च। 19 दिसंबर 1945 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज इनैगोरेटेड। सो आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कब इनैगोरेट किया गया था, कब बनाया गया था या कब ओपन हुआ था? सो वो था आपका 19 दिसंबर 1945। एटॉमिक रिसर्च एक्ट आपकी 15 अप्रैल 1948 में पास की गई थी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बैठा था? 10 अगस्त 1948 में सेटअप किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज क्रिएटेड कब? 3 अगस्त 1954। थोरियम प्लांट एट ट्रोम्बे स्टार्टेड। सो 1 अगस्त 1955 में ये स्टार्ट किया गया था। आगे है आपका अप्सरा जो एटॉमिक रिएक्टर है जो कि एशिया में फर्स्ट है, उसने फंक्शनिंग कब स्टार्ट की थी? दैट इज़ 4 अगस्त 1956। थोरियम मेटल प्लांट एट ट्रोम्बे प्रोड्यूस न्यूक्लियर ग्रेड यूरेनियम। सो जो आपका यूरेनियम प्लांट था ट्रोम्बे में, उसने जो प्रॉपर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो यूरेनियम यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, वो कब प्रोड्यूस किया था? 30 जनवरी 1959। सीरस रिएक्टर ने कब फंक्शनिंग स्टार्ट की थी? 10 जुलाई, ईयर है 1960। और आपकी जर्लिना रिएक्टर ने फंक्शनिंग स्टार्ट की थी 14 जनवरी 1961। AEET इज रीनेम्ड एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, दैट इज 12 जनवरी 1967। सो ये जो डेट्स हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है। 6 दिसंबर 1970 में क्या हुआ था आपका? यूरेनियम 233 इज रिकवर्ड फ्रॉम इरेडिएटेड थोरियम। सो थोरियम से हमने यूरेनियम 233 आइसोटोप जो है वो निकाल दिया था, इरेडिएट कर लिया था, सॉरी रिकवर कर लिया था 6 सितंबर 1970 में। नेक्स्ट है आपका प्लूटोनियम फ्यूल फॉर पूर्णिमा। जो आपका पूर्णिमा रिएक्टर था उसके लिए प्लूटोनियम फ्यूल कब बनाया गया था? 18 फरवरी 1971। और पूर्णिमा 1 रिएक्टर, अभी देखो पूर्णिमा 1 रिएक्टर स्टार्टेड, इसने फंक्शनिंग कब स्टार्ट की थी? 18 मई 1972। और दूसरी तरफ आपका है एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट हुआ था पोखरन में, दैट इज 18 मई 1974। सो ये जो पोखरन में जो टेस्ट हुआ था इसके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है, आपने अगर देखी हो तो। इसका नाम है परमाणु। सो उसके अंदर दिखाया गया है कि इंडिया ने कितनी मुश्किल से ये जो टेस्ट है ये किया था। तो ये हमारा आर्मी ने किया था, पोखरन में हुआ था ये। आगे देखो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ 3 स्टेज न्यूक्लियर साइकिल स्ट्रेटजी वाज लेड डाउन इन। सो जो हमारी 3 साइकिल जो 3 न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल थी 3 स्टेज की, वो कब बनाई गई थी? दैट इज़ 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियाज़ फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन। सो तारापुर एटॉमिक सेंटर है, उसके बाद कलपक्कम हमारा बना था और एक था हमारा रावत भाटा राजस्थान में। तारापुर एटॉमिक सेंटर वाज कंस्ट्रक्टेड इनिशियली विद, सो उसके अंदर कितने आपके बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स थे? कितनी यूनिट्स थी उस बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स की? 2 यूनिट्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारापुर एटॉमिक स्टेशन वाज कंस्ट्रक्टेड इनिशियली अंडर 1963 123 एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस एंड, आपकी क्या थी ये? इंटरनेशनल एजेंसी, एक सेकेंड, इसकी फुल फॉर्म है आपकी IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। इसकी फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आफ्टर दैट
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटर इन 1980s टू मोर पावर स्टेशन। एक तो आपका था रावत भाटा जो कि कहाँ था, राजस्थान में। दूसरा आपका कलपक्कम, और वो कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट इज प्लूटोनियम मेटलर्जी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1960 में जो प्लूटोनियम मेटलर्जी है वो इंट्रोड्यूस की गई। प्लूटोनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्कियोथर्मिक डैश ऑफ प्लूटोनियम टेट्राफ्लोराइड। सो मैंने बताया था रिडक्शन होती है आपकी कैल्शियोथर्मिक रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन टिल 1980s अबाउट हाउ मैनी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स एंड लेबल्ड कंपाउंड्स वर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय बार्क। सो अप्रॉक्सीमेटली 1980s तक इंडिया ने 400 रेडियो आइसोटोप्स जो है वो बना लिए थे। अ ट्रे कैन होल्ड हाउ मैनी कैप्सूल्स। सो एक जो ट्रे थी जो कि प्लूटोनियम मेटलर्जी में यूज़ होती है आपकी, तो वो ट्रे जो है, सॉरी, आपके रेडियो आइसोटॉप्स में यूज़ होती है, प्रोडक्शन ऑफ आइसोटॉप्स में यूज़ होती है। तो जो आपकी ट्रे रोड है वो कितने कैप्सूल्स को होल्ड कर सकती है, दैट इज 72 कैप्सूल्स, और उनका डायमीटर 2.22 होना चाहिए और 7.5 उसकी लेंथ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रे रोड्स आर कूल्ड बाय। जो आपकी ट्रे रोड्स हैं उसको कूल किया जाता है हैवी वाटर से, दैट इज ड्यूटोरियम ऑक्साइड। हाउ मैनी पावर ऑफ फ्यूलिंग मशीन इज़ यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द ट्रे रोड्स। सो कितनी पावर की जो मशीन है, फ्यूलिंग मशीन यूज़ की जाती है, दैट इज़ ऑफ 1 पावर। नेम एन इम्पोर्टेंट रेडियो आइसोटॉप्स यूज्ड इन रेडियो अमीनो एसे। सो जो रेडियो अमीनो एसे है उसके अंदर कौन सा रेडियो आइसोटॉप्स यूज़ किया जाता है, आइसोटॉप आपका आयोडीन 125। In the field of radiotherapy, radioactive dash is being used in the therapy of hyperthyroidism and thyroid cancer. So जो आपके थायराइड कैंसर या थायराइड से रिलेटेड जो भी आपकी डिजीज़ हैं उनको ट्रीट करने के लिए आपका आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन का यूज़ किया जाता है। Which method is being used for the treatment of carcinoma of cervix and cancer of breast? So इसके लिए ब्रैकीथेरेपी को यूज़ किया जाता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।